दोस्तों, मार्स सोलर सिस्टम का वो प्लेनेट जहां आज जिंदगी का कोई सीधा सबूत मौजूद नहीं, लेकिन हर नया मिशन पुरानी कहानी के नए राज खोलता जा रहा है। मार्स की सतह पर ऐसे गहरे नक्शे पाए गए हैं जो सिर्फ तेज बहते हुए पानी के बगैर मुमकिन नहीं। पत्थर पर जमी हुई मिनरल्स इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी लंबे अरसे तक पानी मौजूद रहा और जमीन के नीचे बर्फ की बड़ी मिकदार अभी तक महफूज है। और साइंस के मुताबिक मार्स के पास कभी घना एटमॉस्फेयर था जो इसी शदीद रेडिएशन से बचाता था, और एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड थी जो हवा और पानी को स्पेस में ज़ाया होने से रोकती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स का कोर धीरे धीरे ठंडा हो गया, मैग्नेटिक शील्ड कमज़ोर पड़ गया और सोलर हवा ने मार्स के एटमॉस्फेयर को छीन लिया। जैसे ही हवा कम हुई, पानी का दबाव टूट गया, दरिया सूख गई, समंदर गायब हो गए और एक टाइम का जिंदा प्लेनेट एक बेजान सहरा में तब्दील हो गया। आज मार्स पर भेजी गई रोवर्स पत्थरों के अंदर ऐसे केमिकल असरात ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ जिंदगी की मौजूदगी में पैदा होते हैं, क्योंकि मार्स की कहानी सिर्फ उस प्लेनेट की कहानी नहीं, बल्कि ये एक वार्निंग है कि जब कोई प्लेनेट अपनी हिफाजत खो देता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से प्लेनेट मार्स को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सिर्फ मार्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था, ये बताने के लिए कि मार्स क्या है, क्यों साइंटिस्ट इसे इतनी अहमियत देते हैं और क्यों ये प्लेनेट आज भी रिसर्च का मरकज बन चुका है। तो उस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि आप मार्स को बेसिक लेवल पर समझ सके, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। पार्ट 1 में हम डिटेल से बात करेंगे कि मार्स कब और कैसे बना, उसका एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप हुआ और वो कौन से साइंटिफिक सबूत है जो बताते हैं कि मार्स कभी जिंदा प्लेनेट था। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को भी एंड तक ही देखते रहना ताकि आपको प्लेनेट मार्स का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाए किए। मैं हूं हमीद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फैमिली। तो दोस्तों, कदीम ज़माने से ही इंसान स्काई ऑब्जर्वेशन करता आ रहा है। जब लोग रात को आसमान देखते थे तो उन्हें एक रेडिश ऑब्जेक्ट नजर आता था जो बाकी स्टार्स से थोड़ा डिफरेंट होता था। ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता था, तो इसीलिए इसे प्लेनेट मान लिया गया। और ये प्लेनेट आज हम मार्स के नेम से ही जानते हैं। मतलब मार्स की पहचान टेलीस्कोप के बगैर भी हो चुकी थी। बेबीलोनियंस और ग्रीक्स ने अपने एस्ट्रोनॉमी रिकॉर्ड्स में मार्स का जिक्र भी किया है। ग्रीक्स ने इसे एरिस और रोमर्स ने मार्स का नाम दिया था क्योंकि इसका रेड कलर उन्हें वॉर और ब्लड की याद दिलाता था। और फिर 16वीं सेंचुरी में जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप यूज की, तब मार्स को पहली बार प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद जोनास केपलर ने मार्स के मोमेंट पर रिसर्च की और ये डिस्कवर किया कि प्लैनेट्स सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, यानी सर्कल में नहीं बल्कि अंडी शेप में। ये डिस्कवरी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और फिर 19वीं सेंचुरी में बेटर टेलीस्कोप्स बने तो साइंटिस्ट ने मार्स की सरफेस को और डिटेल में देखना शुरू किया। और उस टाइम कुछ साइंटिस्ट को लगा कि मार्स पर कैनल्स हैं जो शायद इंटेलिजेंट लाइफ ने बनाए हो। ये आइडिया बाद में गलत प्रूव हुआ, लेकिन इसी ने मार्स को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेनेट बना दिया। असल डिस्कवरी का नया पेस तब शुरू हुआ जब स्पेस एज आया। तो 1965 में नासा का स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 4 मार्स के पास से गुजरा और पहले क्लोजअप इमेजेस भेजी। ये इमेजेस शॉकिंग थे क्योंकि मार्स ड्राई और रॉकी लाइफलेस लग रहा था। तो दोस्तों, ये हुई मार्स की डिस्कवरी की बात। तो चलिए अब हम जानते हैं मार्स के टेम्परेचर के बारे में। तो दोस्तों, जब हम मार्स के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती होगी, लेकिन असल में मार्स का टेम्परेचर और सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। मार्स का टेम्परेचर अर्थ से बहुत डिफरेंट है और इस डिफरेंस की वजह सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि कई और फैक्टर्स है। तो सबसे पहले मार्स के एवरेज सरफेस टेम्परेचर को समझना जरूरी है। तो मार्स का एवरेज टेम्परेचर लगभग 63 सेल्सियस होता है और ये अर्थ की कंपैरिजन में बहुत कम है, जहां एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्स पर आमतौर पर ज्यादा ठंड रहती है, लेकिन मार्स पर टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता। मार्स के इक्वाटर रीजन में दिन के वक्त टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, खासकर जब सनलाइट ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर जाता है, -70 डिग्री सेल्सियस
या इससे भी नीचे चला जाता है। तो इस तेज टेम्परेचर चेंज की सबसे बड़ी वजह मार्स का थिक एटमॉस्फेयर है। मार्स का एटमॉस्फेयर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना पतला है। इसीलिए मार्स हीट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, जबकि अर्थ का घना एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप कर लेता है। मार्स के पोलर रीजन्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टेम्परेचर और भी ज्यादा एक्सट्रीम होता है। विंटर्स में वहाँ टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कभी कभी तो -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तो इतनी ज्यादा ठंड में कार्बन डाइऑक्साइड आइस बन जाती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ये फिनोमिनन अर्थ पर नेचुरली नहीं होता। और मार्स का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उसका टिल्ट है, जो लगभग 25 डिग्रीज है और हमारे अर्थ का टिल्ट 23.5 डिग्रीज है। और इसी टिल्ट की वजह से मार्स पर भी सीजन्स होते हैं, लेकिन मार्स का एक साल अर्थ से ऑलमोस्ट डबल होता है, इसलिए वहाँ के सीजन्स भी ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं। और इसके अलावा डस्ट भी मार्स के टेम्परेचर पर असर डालती है। मार्स पर बहुत बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे प्लेनेट को कवर कर लेते हैं। तो जब ये स्टॉर्म्स होती है तो दिन के वक्त सरफेस ठंडी हो जाती है, क्योंकि डस्ट सनलाइट को ब्लॉक कर लेती है, जबकि रात को थोड़ा सा गर्म हो सकता है क्योंकि डस्ट हीट को टेम्पररी ट्रैप कर लेती है। तो मार्स का टेम्परेचर ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से वहाँ लिक्विड वाटर सरफेस पर ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, आइस और पास में वाटर के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन करंट टेम्परेचर कंडीशंस लाइफ के लिए बहुत हार्श है। तो दोस्तों, हमने मार्स के टेम्परेचर के बारे में भी बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में। तो दोस्तों, प्लेनेट मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो एटमॉस्फेयर से मुराद गैस का वो कवर होता है जो किसी प्लेनेट को घेर लेता है, और ये एटमॉस्फेयर ही डिसाइड करता है कि प्लेनेट पर टेम्परेचर, वेदर और लाइफ के चांसेस कैसे होंगे। और मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को 100% माना जाए तो मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% से भी कम है। इसलिए मार्स हीट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और वहाँ ज्यादा ठंड होती है। और मार्स के एटमॉस्फेयर का मेजर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जो लगभग 95% होता है। बाकी गैसेस में नाइट्रोजन, आर्गन और बहुत थोड़ी मिकदार में ऑक्सीजन शामिल होती है, जो इंसान के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं। और मार्स के पतले एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ एयर प्रेशर भी बहुत कम होता है। मार्स पर प्रेशर लगभग अर्थ के प्रेशर के मुकाबले में 0.6% होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान बिना स्पेस सूट के मार्स पर खड़ा हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। और मार्स का एटमॉस्फेयर सन के हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि मार्स का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक है। इसलिए सोलर विंड्स ने धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को स्पेस में उड़ा दिया। इसी वजह से मार्स अपना ज्यादातर एटमॉस्फेयर खो चुका है। मार्स के एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ वेदर भी अलग होता है। मार्स पर बहुत बड़ी डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं जो कभी कभी पूरे प्लेनेट को कवर कर लेती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत कम मिकदार में मिलता है। ये प्रूफ है कि मार्स पर कभी पानी मौजूद था, लेकिन आज के एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो दोस्तों, मार्स का एटमॉस्फेयर हमें ये समझाता है कि ये प्लेनेट देखने में अर्थ जैसा लगता जरूर है, लेकिन असल में कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट और हार्श है। पतले एटमॉस्फेयर की वजह से टेम्परेचर, वेदर और लाइफ की चांसेस सब लिमिटेड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने मार्स के एटमॉस्फेयर को बेसिक तक समझा, लेकिन ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम मार्स को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में।